कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बच्चे को आप गोद में लेते हैं और लेते हुए यह कहते हैं कि बच्चे का नाक नक्श परिवार के किसी दादा दादी चाचा चाची इसकी बनावट उनसे मिलती है। इस तरह से बच्चे के का मिलान बच्चे के परिवार से होता है। मित्रों, जब वो बड़ा होने लगता है और उसके चाल चलन अलग होने लगते हैं, सवाल उठने लगता है और कहा जाता है कि आखिरकार यह मेरे परिवार का है तो मेरे परिवार के से अलग इसका चाल चलन कैसे है। और इसके बाद पति के मन में सवाल उठता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि बड़ा बेटा मेरा है लेकिन छोटा बेटा किसका है। पति पत्नी में इसी बात को लेकर विवाद शुरू होता है और पति एक दिन जिद पर अड़ जाता है और कहता है कि मैं इसका डीएनए टेस्ट करवाऊंगा। दरअसल दो बेटे होते हैं। बड़े वाले बेटे का चाल चलन व्यवहार बहुत ही सीधा साधा होता है और छोटे वाले बेटे का व्यवहार थोड़ा सा परिवार से अलग होने लगता है। एक दिन पति पत्नी में इसी बात को लेकर विवाद होता है और पति बोलता है कि मैं इसका डीएनए टेस्ट कराऊंगा और डीएनए टेस्ट कराने के बाद पता चलेगा कि वास्तव में यह बच्चा किसका है। क्या था, विवाद बढ़ता जा रहा था, पति पत्नी की नाराजगी बढ़ती जा रही थी। इससे नाराज पत्नी ने कई बार जान देने की कोशिश भी की और विवाद होते होते बात बात पर कत्ल पर पहुंचती है। यह कत्ल ऐसे तरीके से किया गया था कि ना ही मारपीट दिख रहा था और ना ही पोस्टमार्टम में कुछ दिखाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था कि सामान्य मौत है। लेकिन जब पुलिस ने गंभीरता से जांच किया तो पता चला कि मामला कत्ल का है और इस कत्ल में कई लोग शामिल हैं। पुलिस ने सबको गिरफ्तार किया और सबको जेल भेज दिया। हालांकि मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन जब भी इस घटनाक्रम की चर्चा होती है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई व्यक्ति आखिर ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। नमस्कार, आदाब साथियों, मैं विद्या आज़ाद। आज मैं एक ऐसी सच्ची घटना से मैं आपको बताने जा रहा हूं जो राजस्थान में एक ज़िला पड़ता है झालावाड़। दरअसल वहीं की यह घटना है। एक इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करने वाला आईबी ऑफिसर जिसका नाम चेतन प्रकाश होता है, जो दिल्ली में रह कर जॉब करता था और 14 फरवरी 2018 को वो अपने घर के लिए निकलता है। हर महीने 2 दिन की छुट्टी मिलती है तो वह सबसे पहले अपने माता पिता से मिलता है, उसके बाद अपनी पत्नी से मिलता है। तो सबसे पहले 14 फरवरी 2018 को वह आदमी रामगंज मंडी पहुंचता है और अपने माता पिता से मिलता है और शाम 6 बजे के आसपास अपने पत्नी को फ़ोन करता है जिसका नाम अनीता है। अनीता प्राथमिक विद्यालय में टीचर है। उसको फ़ोन करता है और कहता है कि मैं 1 घंटे के आसपास के करीब आपके यहाँ पहुँच रहा हूँ, तुम खाने की तैयारी कर लेना। कुछ इस तरह से मैसेज कर दिया। लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा समय बीत जाता है। उसके बाद जब अनीता चेतन को फ़ोन करती है तो फ़ोन नहीं लगता है, बार बार फ़ोन कट जाता है। अब अनीता परेशान हो जाती है कि आखिरकार चेतन कहाँ रुक गए। तभी पास में ही रहने वाले एक रिश्तेदार जिनका नाम मनमोहन मीणा बताया जाता है, मनमोहन मीणा के पास जाती है और कहती है कि मेरे पति 6 बजे फ़ोन किए थे कि 1 घंटे में पहुंच रहा हूं, लेकिन 8 बजने जा रहा है। अब मुझे चिंता हो रही है और मेरा मन घबरा रहा है। अनीता की बात सुनकर मनमोहन मीणा ने एक और 2 लोगों को बताना चाहा और सोचकर उन्होंने 1-2 लोगों को बताया भी और बताने के बाद सबको साथ लेकर आईबी ऑफिसर जो होता है चेतन प्रकाश गलाना को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। काफ़ी ढूंढने के बाद एक रेलवे पुलिया के पास चेतन बेहोशी की हालत में मिल जाता है और उसको नज़दीकी हॉस्पिटल एआरजी में दिखाया जाता है। डॉक्टर देखते ही कहते हैं कि इसमें कुछ बचा नहीं है और ये मर चुका है। जैसे ही मरने की बात
आती है। मनमोहन मीणा सबसे पहले उसके पिता और उसकी पत्नी अनीता को खबर कर देते हैं और उसके साथ पूरे परिवार और रिश्तेदारों तक खबर पहुंच जाती है। सभी लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं और पुलिस को सूचित किया जाता है। आखिरकार पुलिस में एक एफआईआर दर्ज हो जाता है। पुलिस के मुताबिक यह असामान्य मौत नहीं थी, कुछ न कुछ इसमें सस्पेंस जरूर था, इसलिए पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही थी और जांच शुरू हो जाती है। शव का पोस्टमार्टम होता है, लेकिन पोस्टमार्टम में भी कुछ नहीं दिखाई देता है, ना ही शरीर पे एक भी घाव के निशान दिखाई देते हैं। सबसे सस्पेंस इसमें आता है कि आखिरकार जब इस तरह की घटना हुई है, मौत हो गई, तो आखिरकार इसमें पोस्टमार्टम के बावजूद भी कोई क्लू क्यों नहीं दिखाई देता है। आखिरकार यह मौत हुई तो कैसे हुई, मामला सस्पेंस में रह जाता है। लेकिन पुलिस भी कहाँ मानने वाली थी। पुलिस ने बिसरा रिपोर्ट के लिए भेज दिया, वो चली थी और जांच की स्थिति धीमी हो चुकी थी। लेकिन चेतन मीणा के पिता को विश्वास नहीं हो रहा था और वह कोर्ट में अपील कर देते हैं। इस बीच धीरे धीरे 3 महीने का समय बीत जाता है, लेकिन चेतन मीणा के पिता की अपील को मान लेता है और जांच का आदेश देता है और जांच एसपी आनंद शर्मा तक पहुंचती है और एडिशनल एसपी छगन सिंह राठौर के नेतृत्व में एक टीम गठित होती है। सदर प्रभारी संजय मिश्रा के साथ कई लोगों की एक टीम बनती है और कहते हैं कि इसकी जांच सही तरीके से हो, क्योंकि यह मामला इंटेलिजेंस का है और उसकी पत्नी एक शिक्षिका है और पूरा परिवार शिक्षा से जुड़ा है। साथ ही मामला कोर्ट के आदेश का था, इसलिए इसकी जांच जरूरी हो जाती है। इसलिए पुलिस ने जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। ऑफिस से लेकर रिश्तेदारों की एक एक लिस्ट बनाई जाती है और सभी से एक एक कर पूछताछ की जाती है और पुलिस कई बिंदु पर विचार करती है और जांच में पता चलता है कि पति पत्नी से नाराज चलते हैं और दोनों में कभी कभी आपस में छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी हुआ करती थी और उसका पति उससे आखिरकार नाराज रहा करता था, यहाँ तक कि वह अपने छोटे बेटे का डीएनए टेस्ट करवाना चाहता था। इस बात को लेकर दोनों में आपसी विवाद चल रहा था। जब पुलिस अनीता से पूछताछ करती है तो अनीता साफ इनकार कर देती है और कहती है कि ये सारी चीज़ें मुझे बदनाम करने की साजिश है। साजिश के तहत पुलिस फिर भी मामले को ठंडा नहीं पड़ने देती है और जांच में जुटी रहती है और जांच में छानकर इसका नाम प्रवीण राठौर बताया जाता है, जो राजस्थान पुलिस का एक कांस्टेबल होता है। आखिरकार जब अनीता से नाम जुड़ता है तो पता चलता है कि अनीता और प्रवीण राठौर जो कांस्टेबल होता है, दोनों बचपन से एक दूसरे के दोस्त होते हैं और साल 2008 की बात है, प्रवीण पुलिस में भर्ती हो जाता है और अनीता की नौकरी सरकारी विद्यालय में लग जाती है। और जब अनीता की नौकरी लगती है तो प्रवीण राठौर उसके घर पहुंचता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूं। अनीता अपने घर वालों को बताती है, लेकिन घर वाले साफ इनकार कर देते हैं और बोलते हैं कि हर कीमत पर यह शादी नहीं हो सकती। इनकार करने के बाद अनीता के लिए लड़के की तलाश शुरू होती है और 2011 में चेतन प्रकाश कलाना नाम का लड़का, जो इंटेलिजेंस आईबी में ऑफिसर है, उसकी शादी उस चेतन से हो जाती है। जिंदगी की गाड़ी चलने लगती है। इस बीच 2012 में एक बेटा भी पैदा होता है और परिवार ठीक से रहने लगता है। अब दूसरी तरफ प्रवीण राठौर जो था, उसकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद साल 2014 के दिसंबर का महीना था। प्रवीण की पत्नी भी सरकारी विद्यालय में नौकरी
करने लग जाती है। तो एक दिन प्रवीण अपनी पत्नी को विद्यालय छोड़ने जाता है, तो वहाँ एक और शिक्षिका होती है। संयोग से अनीता यानी प्रवीण की प्रेमिका की उसी विद्यालय में तैनाती होती है। जब वह अपनी पत्नी को विद्यालय छोड़ने आता था, तब तब उसकी मुलाकात अनीता से होती थी और बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है और नज़दीकियाँ भी बढ़ जाती हैं। जब नज़दीकियाँ बढ़ रही होती हैं, उस समय अनीता जो होती है अपने माता पिता के साथ गायत्री कॉलोनी में रह रही होती है। लेकिन अनीता और प्रवीण आपस में मिलना जुलना आसानी से नहीं हो पाता था। तो कांस्टेबल ने कहा कि तुम अपना घर बदल दो। इसके लिए कोशिश की और हाउसिंग बोर्ड में एक नया घर दिलवा दिया। अब नए घर में अनीता और उसका बेटा रहने लगते हैं। उसके पति को 2 महीने में 1 या 2 बार छुट्टी मिल जाया करती थी, इसलिए वो महीने में 1-2 बार आया करता था। इसलिए प्रवीण के लिए अनीता से मिलना कोई मुश्किल काम नहीं था। उसकी जब भी इच्छा होती थी, वह बिना रोक टोक घर आता और अनीता से मुलाकात करता और चला जाता। एक दिन आईबी ऑफिसर के माता पिता को बिना रोक टोक आना जाना अच्छा नहीं लगता। इन्होंने प्रवीण से कहा कि कभी भी हमारी गैर मौजूदगी में घर नहीं आओगे और जब भी आओगे चेतन के साथ आओगे। और संयोग से रक्षाबंधन के पर्व पर जब आईबी ऑफिसर घर होता है, तभी प्रवीण भी आ जाता है। तब अनीता अपने पति से कहती है कि तुम्हें हम पर जब इतना शक है तो मैं इसे भाई बना लेती हूँ, और अपने प्रवीण को अपना मुँहबोला भाई ही बना लिया और कहा कि ये बिना रोक टोक घर में आएगा और किसी को परेशानी नहीं होगी। वक्त का पहिया चलने लगता है और अनीता अगले महीने प्रेग्नेंट हो जाती है। जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो अक्टूबर 2017 में एक बेटा और पैदा हो जाता है। जब बेटे को कोई खिलाता था, उसे लाड प्यार करता था, तब उसकी बनावट देखा करता था और कहते हैं थे कि इस लड़के की शक्ल चेतन से नहीं मिलती है या परिवार के किसी सदस्य से नहीं मिलती है। आखिरकार यह किसका लड़का है? इस बात से चेतन काफ़ी परेशान रहा करता था और अपनी पत्नी से कई बार कहा कि यह मेरा नहीं है। आखिरकार मैं इसका डीएनए टेस्ट करवाऊंगा और जब सही गलत का फैसला होगा तब तुम्हें पता चलेगा कि सही क्या है और गलत क्या है, और मैं वो हाल करूंगा कि जो तुम्हें इसका अंदाज़ा भी नहीं होगा। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद शुरू होने लगता है और कांस्टेबल जो है आता जाता था। यह बात एक दिलचस्प थी कि अनीता के पास 2 मोबाइल हुआ करते थे। एक से चेतन पत्नी अपने पति से बात करती थी और दूसरे मोबाइल से कांस्टेबल यानी प्रवीण से बात करती थी। लेकिन समस्या तब खड़ी होती है जब प्रवीण और अनीता से मिलने जुलने पर पाबंदी लग जाती है। तब दोनों एक प्लान बनाते हैं और प्रवीण का एक साथी होता है जिसका नाम शाहरुख होता है। दोनों मिलकर बात करते हैं और चेतन को रास्ते से हटाने का मामला 3 लाख में तय हो जाता है और शाहरुख को बताया जाता है कि मेरी बहन को एक लड़का परेशान कर रहा है। इस बात को सुनकर शाहरुख भी तैयार हो जाता है, क्योंकि हकीकत शाहरुख को पता नहीं होता है और सही बात उसको बताई नहीं जाती है। और 25 दिसंबर 2017 को अनीता मुखबिरी करती है। जब दिल्ली से चेतन राजस्थान के लिए निकलता है, तब अनीता शाहरुख को बताती है तो शाहरुख रास्ते में ही मारने के लिए कहता है। सर्दी की वजह से चेहरा ढकने के वजह से चेतन बच जाता है। फिर प्लान बनता है। दूसरी बार 4 जनवरी 2018 को शाहरुख अपने साथी को प्रवीण अपने एक साथी से कहता है कि ट्रक से टक्कर मारना है और टक्कर मारने की एवज में उसको 20,000 रुपये दिए जाएंगे। जैसे ही ट्रक स्कूटी को टक्कर मारना चाहता है, लेकिन संयोग की बात यह होती है कि स्कूटी में टक्कर नहीं लगता है और स्कूटी वहाँ से निकल जाती है। संयोग से चेतन उस दिन भी बच जाता है। दूसरी बार भी निराशा हाथ लगती है। तीसरी बार फिर प्लान बनाया जाता है
इस तरह से 3 बार 4 बार प्रयास किए जाते हैं, लेकिन चेतन बार बार बच जाता है। किस्मत उसका साथ देती है और चेतन को बचा के लेकर चली जाती है। लेकिन हमलावर भी लगातार लगे हुए थे। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि चेतन को समाप्त करना है। आखिरकार 14 फरवरी 2018 को अनीता फिर सूचना देती है कि आज चेतन घर पर आ रहा है और इस समय तक पहुंच जाएंगे। तभी प्रवीण शाहरुख को पीछा करने की सलाह देता है और खुद मॉनिटरिंग करता है। ट्रेन जैसे ही झालावाड़ स्टेशन पहुंचती है, वहां कार में तीनों मिलकर चेतन को बिठा लेते हैं और एक इंजेक्शन दिया जाता है। उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। इंजेक्शन में एक खासियत यह होती है कि पीएम रिपोर्ट में भी नहीं पता चलता है कि मौत कैसे हुई है, लेकिन पुलिस ने भी इस मामले की गहनता से जांच की तो पता चलता है कि इंजेक्शन की व्यवस्था संतोष कुमार निर्मल नाम के व्यक्ति, जो नर्सिंग का भी कोर्स किया हुआ है, इसके द्वारा उपलब्ध कराया गया था। आखिर में पुलिस ने एक कड़ी को जोड़ा, जिसमें अनीता, संतोष, शाहरुख, प्रवीण, सगीर और फरहान का नाम सामने आता है और पुलिस मामले की चार्जशीट लगाकर दाखिल कर देती है और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसा मर्डर था कि कातिल कभी पकड़े नहीं जाते, लेकिन पिता को विश्वास नहीं था। चेतन के पिता ने जब कोर्ट से अपील की, उसके बाद पुलिस ने गंभीरता से जांच किया तो इसमें काबिले तारीफ है कि पुलिस ने काम किया और मामले का पर्दाफाश किया। इसलिए कहा जाता है कि पुलिस के हाथ लंबे होते हैं। यदि पुलिस चाहे तो मामले का पर्दाफाश हो सकता है। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।